बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है कि आप ठीक भी होंगे। और ये भी थोड़ी सी उम्मीद रखी जा सकती है कि आपने पिछले दोनों लेक्चर सुन लिए। ठीक है, अगर नहीं सुने तो ऑब्वियसली पहले वो लेक्चर सुनेंगे, फिर ये लेक्चर आपको समझ लगेगा। ठीक है, ये हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का थर्ड लेक्चर है। और मेरा जो प्लान है वो टोटल मैं 4 लेक्चर्स के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन कंप्लीट करूंगा। तो 4 लेक्चर कह लें कि अगर हमने लेक्चर की टाइमिंग कम रखनी है तो फिर हम लेक्चर बढ़ा देंगे, अगर एक ही लेक्चर में कवर करना है तो वो देख लेंगे। तो हमारे पास ये पास्ट पेपर का ये आइटम 23 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और अगर इसके मार्क्स देखें और स्ट्रेंथ क्वेश्चन की देखें तो ऐसे लगता है ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। याद रखें, आई कैप डराता ज्यादा है। 9 नंबर का सवाल, लेकिन उस सवाल के अंदर पावर थोड़ी होती है कभी कभी, लेकिन कभी कभी वाकई सवाल मुश्किल होता है। लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है या जितने भी सवाल हमने किए हैं उसमें जो सवाल है वो बहुत खतरनाक तरीके से आता है। अगर आपने ये सवाल खुद से करने की कोशिश की होगी, जैसे मैंने कहा भी था कि आपने ये सवाल अटेम्प्ट करना है, तो आपको ये पता नहीं किस तरह से सवाल लगा होगा। अब हम पढ़ते हैं और इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सवाल में कितना एक मसला था। ठीक है, तो आए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं और अपने तरीके से मैं इसको 2 तरीकों में आपको हल कराना सिखाऊंगा। लिखा हुआ है, सारा enterprises is engaged in manufacturing various products that are supplied to retailer and large beauty parlors. SE cost accounting records show the following data for the quarter ended 31st August 23। इसमें तो कुछ भी नहीं बताया हुआ। यहां से सवाल स्टार्ट हो। हमारे पास 3 तरह के मटेरियल हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। कुछ यूनिट फॉर्म में है और कुछ केजी फॉर्म में। ओपनिंग स्टॉक उसने केजी और यूनिट में बता दिया, परचेजेस के यूनिट बता दिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री बता दी और पर यूनिट कॉस्ट भी बता दी जो हमने खरीदी है, खरीदने वाले की कॉस्ट बता दी। तो इसमें हमें ये नहीं पता कि ओपनिंग स्टॉक किस वैल्यू पे खरीदा होगा। जो करंट है वो तो हमें बता दिया कि 100 रुपए का, 80 रुपए का, 70 रुपए का, बट ये नहीं पता कि ओपनिंग स्टॉक किस वैल्यू पे खरीदा था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि आपको पता है कि अगर वेटेड एवरेज हो तो हमें दोनों वैल्यू चाहिए होती है, और अगर फाइफो मेथड हो तो फिर हमें ओपनिंग की जरूरत नहीं होती, हमें तो लेटेस्ट परचेजेस की जरूरत होती है, तो वो रेट हमें अवेलेबल है। आगे उसने मल्टीप्लाई करके वैल्यू भी बता दी। ये टोटल परचेज की वैल्यू बताई हुई है, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू बताई। आगे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ें जो कि ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब अगर मैं आपको मजे की बात बताऊं, जितना हमने पढ़ लिया है ना, इस सवाल के अंदर उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो कहता है कि परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है और फाइफो मेथड इस्तेमाल करें। मतलब हम अगर क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री में चाहिए ना, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो हमें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स और उसका लेटेस्ट रेट चाहिए। कहता है द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एज पर जर्नल लेजर। कहता है हमने जो लेजर बनाए हुए हैं ना, उससे हमें ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू भी मिल गई, लेकिन ये नहीं पता कि ये टोटल है सबकी, ए बी सी डी ई एफ सबकी, और क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी हमें मिल गया। कहता है द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री एज जर्नल आर ₹10.25 है। और आपको पता है अगर आपको इन केस कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, हमें रॉ मटेरियल यूज्ड या कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। Any adjustment in the value of inventory due to NRV are accounted for directly to P&L। कहता है कोई अगर NRV की वजह से कोई इशू आता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा। Any adjustment in the value of inventory due to NRV excess या shortage, वो कहता है आपने डायरेक्ट P&L में लिखना है। ये उसने कमाल की इंफॉर्मेशन लिख दी। कोई एनआरवी की वजह से मसला आया है, कोई एक्सेस या शॉर्टेज लिखी हुई है आपने अपनी इन्वेंट्री के अंदर, उसका रिजल्ट आपने कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज नहीं करना बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करना। गॉट इट? चलें जी। इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ 25% एट द स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर 1 जून 23।
लो मेरे भाई, ये बड़ी काम की इंफॉर्मेशन है। जो आपको कॉस्ट बताई हुई है ना करंट, ये तो है हमारे अगस्त के महीने की। कहता है ये 25% कीमत बढ़ के आई हुई है। मतलब अगर कोई चीज पिछली जो हमने परचेज बताई हुई है, ऊपर जाकर देखें, ये जो हमें ये रेट बताया हुआ है ये अगस्त का है। कहते जून से रेट 25% बढ़ गया था। इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट है ये 125% है। मतलब इसमें 25%। अगर आपको पिछली कीमतें चाहिए, ओपनिंग स्टॉक के लिए कीमतें चाहिए, तो आप क्या करोगे, 100 को 1.25 पे डिवाइड कर दोगे या 125 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह 80 को 125 पे अगर जरूरत पड़ी तो हम पिछली कीमतें हमें फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 25% कीमतें बढ़ के ये रिजल्ट आया। ये बात भी समझ लगी होगी। आगे चलते हैं। फिर यहां तक तो हमारी इंफॉर्मेशन है जो हमने इस्तेमाल करनी है। अब रिक्वायरमेंट कहते हैं, a review of the record has revealed the following. क्या the issuance of raw material A has erroneously recorded using the LIFO instead of FIFO. LIFO का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO का मतलब लास्ट इन, इसका मतलब भला क्या हुआ, हमने कहता था इशुएंस, इशू का मतलब होता है जो हमने अपना रॉ मटेरियल अपनी प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया, करना था फाइफो मेथड के हिसाब से। हमने किस मेथड से कर दिया, लाइफो मेथड के हिसाब से। लाइफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले खरीदा था, लास्ट इन सॉरी जो लेटेस्ट खरीदा है वो आउट किया है। मतलब लेटेस्ट तो आपने 100 रुपए वाला खरीदा होगा, ए की कीमत क्या है, लेटेस्ट ए की कीमत बताएं। लेटेस्ट जो अभी अभी परचेज प्राइस बताई हुई ऊपर देख लो जाकर, 100 रुपए है। और जो पहले कीमत थी वो कितनी रुपए थी, 25% कम थी, वो 80 रुपए थी। कैसे पता चला, 100 को 1.25 या 125 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दी। ओके होगी बात। अब मुझे ये बताएं कि आपने अपना स्टॉक किस पे इशू किया होगा, 100 रुपए पे या 80 रुपए पे। लास्ट इन फर्स्ट आउट किया होगा। इसका मतलब है आपने 100 रुपए से अपना स्टॉक इशू किया है। इशू का मतलब है रॉ मटेरियल कम करके स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल कम कर दिया और आपने प्रोडक्शन में या सेल करने के लिए इशू कर दिया। करना किस अमाउंट से चाहिए था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले जो स्टॉक पड़ा था वो 80 रुपए वाला आपका पड़ा था, अब वाला स्टॉक क्या पड़ा हुआ है, 100 रुपए वाला। तो कहता है द इशुएंस ऑफ रॉ मटेरियल, इशुएंस कितना इशू किया बताएं जरा, आपने अपना स्टॉक कितना इशू किया चेक करके बताएं। ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में आपने जो स्टॉक पड़ा हुआ होगा वो पड़ा होगा लाइफो के हिसाब से। होना किससे चाहिए था, फाइफो के हिसाब से। तो हम सिंपल क्लोजिंग स्टॉक को देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक में क्या इशू आया होगा। 9000 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 900,000। उसने क्या किया होगा, 9000 को मल्टीप्लाई कर दिया होगा 80 से, ये अमाउंट कितनी आ जाएगी, 720। कितनी अमाउंट से स्टॉक में फर्क पड़ा होगा, 180,000 से। मतलब हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो तो 500 से होना चाहिए, और उसने किस अमाउंट से कैसे रखा हुआ है, लाइफो के हिसाब से। अब दोबारा सुन लें, उसने स्टॉक आउट कर दिया किस हिसाब से, लाइफो के हिसाब से। हालांकि उसे आउट करना चाहिए था फाइफो के हिसाब से। लाइफो के हिसाब से जो क्लोजिंग स्टॉक बचा पड़ा होता है लाइफो के हिसाब से, वो 80 रुपए वाला बचा पड़ा होता है, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट आउट किया होगा। लेकिन हमने हमारे तो क्लोजिंग स्टॉक देख रहे हैं ना, हम आउट तो देख नहीं रहे। हम कौन सा देख रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में लाइफो के हिसाब से जो आउट हो चुका है वो तो गया, जो बचा पड़ा होगा वो कौन सा बचा पड़ा होगा, लास्ट इन वाला आउट हो चुका है। लास्ट इन वाला आउट हो चुका है, तो बचा कौन सा पड़ा होगा, बचा कौन सा पड़ा होगा बताएं जरा।
गुड, ठीक होगी बात। अब रखना कैसे चाहिए था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, 100 रुपए वाला हमारे पास होना चाहिए, आउट नहीं होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। हमने अपने पास 80 रुपए वाला रखा हुआ है, हमारे पास 100 रुपए वाला मौजूद होना चाहिए था। हमने कितने से रखा हुआ है, 80 रुपए से। एक बात याद रखें, आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है, एक है आउट, एक होता है हमारे पास जो मौजूद है। जो आउट किया हुआ है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो उसने एंड पे खरीदा हुआ है वो आउट किया, तो उसके पास रहा कौन सा, शुरू वाला। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन वाला आउट करना था, तो उसने लास्ट इन वाला आउट कर दिया, तो जो अपने पास रखा होगा वो फिर उल्टा हो गया। मतलब हमें ये वाला हमारे पास होना चाहिए था, उसने 80 रुपए वाला रखा हुआ है। इसका मतलब है हमारा स्टॉक 9 लाख से होना चाहिए था, हमने 7,20,000 से अपने पास रखा हुआ। तो कितना स्टॉक कम या ज्यादा रखा हुआ है, 1,80,000 से। 1,80,000 से हमने अपना स्टॉक कम लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। तो आप पूरा कर देंगे, जितना स्टॉक कम है उतना स्टॉक के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर आए, दूसरा है वो कहता है द इश्यूएंस ऑफ 2000 kg ऑफ रॉ मटेरियल बी। इश्यूएंस का मतलब होता है आपने अपना रॉ मटेरियल आउट किया, इशू किया। बी रॉ मटेरियल 2000 kg को आउट किया था, लेकिन आपने गलती से 3000 kg सी का आउट कर दिया। 2000 kg ए का कम करना था, हमने कर दिया सी का कम। अब बी का वापस ऐड बैक कर देंगे और सी का कम कर देंगे, ठीक होगी बात। ए भी ठीक हो गया, इसकी भी बात होगी। अब आगे चलते हैं, फिजिकल स्टॉक चेक। कहते हैं 800 kg रॉ मटेरियल शॉर्ट है, ये हम पूरा कर देंगे। मतलब हुआ ये कि हमने इनवाइस के हिसाब से देखा तो स्टॉक कुछ और आ रहा है, जब फिजिकली चेक करा तो पता चला कि 800 kg तो है ही नहीं, हमारे रिकॉर्ड में है लेकिन फिजिकली है ही नहीं। तो क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड में से भी माइनस कर देंगे। देखें, परपेचुअल सिस्टम का मतलब है तो इनवाइस वाला सिस्टम। आपने इनवाइस पे लिखा हुआ है कि जी इतना स्टॉक पड़ा हुआ है डी का, लेकिन बाद में जब चेक किया तो 800 kg गायब है ही नहीं, मिला ही नहीं, तो शॉर्टेज। तो क्या करेंगे, अपनी इनवाइस में, अपने रिकॉर्ड में भी माइनस कर देंगे, ठीक होगी बात। आगे चलते हैं, 500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल ई वर इन एक्सेस। कहता है फिजिकली जब हमने चेक किया तो हमें 500 यूनिट ज्यादा नजर आए और इनवाइस के अंदर तो नजर ही नहीं आ रहे। फिर कहते हैं इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 200 यूनिट्स ऑफ ई वर erroneously डिलीवर्ड बाय द सप्लायर। कहते हैं 200 यूनिट सप्लायर की तरफ से हमारे पास गलती से आ गए हैं। तो क्या ये हमारा स्टॉक है, सप्लायर से गलती से हमारे पास आ गए, तो ये तो हमारा स्टॉक है ही नहीं। तो इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इनवाइस में ये लिखा ही नहीं हुआ, फिजिकली नजर आ रहा है, इनवाइस में नहीं लिखा हुआ, और हम देख रहे हैं इनवाइस को सही कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इसका तो कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा स्टॉक नहीं है। फिजिकली पड़ा हुआ साइड पे कर देंगे, ये नहीं कि अपनी बुक्स में भी जाकर ऐड कर देंगे, नहीं, ये हमारा स्टॉक नहीं। फिर कहता 300 यूनिट्स रिसीव किए हैं, नॉट रिकॉर्डेड जस्ट बिफोर द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन लास्ट डे। कहता 300 यूनिट रिसीव किया हुआ है, रसीद में नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिजिकली चेक कर रहे हैं तो नजर आ रहा है। कहता है फिर हमने क्या करना है इसका, सही सी बात है, ऐड कर दो क्योंकि ये हमारा स्टॉक है। तो इनवाइस में भी जाकर हम इसको ऐड कर देंगे। लास्ट 400 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एफ आर डैमेज। कहता है 400 यूनिट डैमेज है। कहता है या तो उसको 3,000 का रिपेयर करके बेच दो या एज इट इज 8,000 का बेच दो, या 3,000 का रिपेयर करके बेचेंगे या 8,000 का एज इट इज बेच देंगे। एक बात हमने कभी किसी जगह नहीं पढ़ी, वो मैं अभी बताने लगा। जब आपके पास सेल करने की दो ऑप्शन हो, दो एनआरवी, तो हम देखेंगे, वैसे तो हम लिखते हैं ना लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, किस पे लिखते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। बट अगर हमारे पास दो ऑप्शन हो, दो एनआरवी की ऑप्शन, एक कि भाई 3,000 का रिपेयर करके बेच दो, दूसरा भाई साहब ऐसे ऐसे बेच दो, फिर हम देखेंगे उसमें हमारा जो कम नुकसान होगा
हम वो एनआरवी ले लेंगे जिसपे हमें कम नुकसान या जिसमें ज्यादा फायदा हो। लेने तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी है, लेकिन अगर दो एनआरवी गिवन है और दोनों एनआरवी कम है तो फिर हम कौन सी एनआरवी ले लेंगे जो उन दोनों में से ज्यादा होगी। कॉस्ट से तो कम लेंगे लेकिन एनआरवी जो उन दोनों में ज्यादा होगी। अब देखिए सवाल के अंदर वो क्या कह रहा है, कहता है जनाब क्लोजिंग स्टॉक को सही करके लिखें। जाहिर सी बात है हमारा क्लोजिंग स्टॉक गलत है तो उसको सही कर देंगे। एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी सही करें, मतलब जैसे कि कॉस्ट ऑफ सेल। इसके भाई साहब दो तरीके, एक दोनों को ले लेकर उसको एडजस्ट कर दें। यानी पिछले सवाल में देखा था ना, हमने पहले रॉ मटेरियल ठीक किया, लेबर ठीक किया, ओवरहेड ठीक किया, फिर सही पर यूनिट को क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दिया। इस जगह पर वो तरीका इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसमें हम ये भी कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक ले गलत, उसमें जो चीजें गलत हैं उसको सही कर दे, और ऊपर से वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी फाइंड करो। या तो आप ऐसा करो कि सही करके ना परचेज इसको क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देते। तरीका ये सही अच्छा था और सबसे आसान था, लेकिन इस वजह से ये तरीका अप्लाई नहीं हो रहा कि उसने ये जो एक लाइन लिख दी है ना, ये बड़ी खतरनाक लाइन है। ये पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग की बेस को हिला के रख दिया उसने। जब भी स्टॉक के अंदर कोई चीज कम या ज्यादा करते हैं ना, तो एंट्री कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज करते हैं। लेकिन उसने ये कहा दिया कि अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक के अंदर एनआरवी की एडजस्टमेंट की, आपने एक्सेस या शॉर्टेज की आपने एंट्री की, उसको आपने एसपीएल में चार्ज करना है, कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज नहीं करना। ओके, सवाल आपका समझो हो गया। आओ जरा सवाल हम लिखते हैं। पहले हम यहां पर लिख देते हैं कि जो सारा एंटरप्राइज था उसने दो चीजें पूछी हैं। एक पूछी है क्लोजिंग स्टॉक सही करना, और एक पूछा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड सही करना। मतलब कॉस्ट ऑफ सेल की तरह ही समझो। रुपीस इन मिलियन है या इन थाउजेंड है, जिसमें मर्जी लिख लो, रुपीज इन थाउजेंड लिख लेते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं अनएडजस्टेड बैलेंस। अनएडजस्टेड बैलेंस मतलब कि गलत बैलेंस। आपके पास ये ओपनिंग है, ये 10.25 मिलियन, ये क्लोजिंग है। ठीक है, और ये ओपनिंग तो सही है, ओपनिंग में कोई गलती नहीं है, जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल ये गलत है। तो हम लिखेंगे 15,700, 15,000 रुपीज इन थाउजेंड लिखा है ना। और रॉ मटेरियल कंज्यूम कितनी होती है, याद रखें उसका फार्मूला होता है ब्रॉड ऑन प्लस परचेज माइनस कैरिड ऑन। ब्रॉड ऑन आपके पास है 10.25 प्लस ये परचेज पड़ा हुआ 54.250 माइनस 15.7। करो जरा कितना आंसर आ रहा है। रॉ मटेरियल यूज का 10.25 प्लस 54.25 माइनस 15.7 कितना आ गया 48.8। गॉट इट। लो मेरे भाई यहां पर लिख देते हैं 48.8 क्योंकि हम 1000 में कर रहे हैं ना इसलिए। अब जो जो गलतियां हुई है ना उसको ठीक करते हैं। और एक बात याद रखें, अगर आपने मटेरियल कम करना है उसकी एंट्री देख लें, रॉ मटेरियल क्रेडिट कर दोगे और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल डेबिट कर दोगे। अगर मटेरियल ज्यादा करना है तो रॉ मटेरियल डेबिट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्रेडिट, वही कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री। मटेरियल कम करना है तो मटेरियल कम कर देंगे, कॉस्ट बढ़ा देंगे। अगर रॉ मटेरियल ज्यादा करना है तो मटेरियल में ऐड कर देंगे और कॉस्ट को कम कर देंगे। ओके, अब आ जाते हैं सवाल के ऊपर। सबसे पहली ये गलती थी हमारी कि हमने जो अपना रॉ मटेरियल ए था उसको लिखना था फाइफो मेथड से, गलती से लिख दिया लाइफो मेथड से। तो हमने पहले इसकी कहीं एडजस्टमेंट कर ली थी कि आपका 9,000 का यहां पर ऊपर जाए जरा, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक इसका था 9,000 का, हमने आउट करना था फाइफो से, कर दिया लाइफो से।
मतलब फर्स्ट इन वाला आउट करना था, हमने लास्ट इन वाला आउट कर, तो हमने जो बैलेंस रखा 9 लाख से हमारा क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था 100 रुपए के हिसाब से, बट हमने 80 रुपए के हिसाब से 7,20,000 से लिखा हुआ है। 1,80,000 का जो डिफरेंस था, इससे हम अपना क्लोजिंग स्टॉक कम कर चुके हैं। तो रॉ मटेरियल ए करेक्टेड। तो 1,80,000 से हम अपने एसेट में ऐड कर देंगे, 1,80,000 से हम अपना रॉ मटेरियल बढ़ा देंगे, जिससे कॉस्ट ऑफ सेल 1,80,000 से कम हो जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ सेल का आपस में इनवर्स रिलेशन। ओके, अगली बात देखें, हमने रॉ मटेरियल इशू करना था मटेरियल बी, इशू ये करना था, मतलब स्टॉक आउट करना था, लेकिन हमने कर दिया 3,000 सी का, करना था बी का। अब बी का वापस, बी का कम कर देंगे, रॉ मटेरियल बी कम कर देंगे, कितने केजी है, 2000 केजी है, और मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है मेरे भाई बी का, ऊपर से जाकर रेट चेक कर लेते हैं। बी का रेट है 80 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 80, ये इशू करना था, तो कितना बन गया ये 2000 मल्टीप्लाइड बाय 160, ये इशू करना था, ये स्टॉक कम करना था, और इसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। और हमने रॉ मटेरियल जो सी इशू कर दिया वो रिवर्स बैक कर देंगे, 3,000 मल्टीप्लाइड बाय सी की कॉस्ट है 7, जो इशू करना था वो इशू कर दिया, जो इशू गलत किया था उसको वापस ऐड बैक कर दिया, 210, ये स्टॉक में वापस ऐड बैक कर देंगे, स्टॉक बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल कम। ओके, नेक्स्ट, अब एक बात सी के अंदर, सॉरी ये पॉइंट नंबर 6 के अंदर वो कहता है एनी शॉर्टेज, अगर कोई गलत एक्सेस रॉ मटेरियल आपने लिखा हुआ है या कोई एनआरवी लॉस लिखना है, उसका जो डिफरेंस है वो कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज नहीं करना, क्लोजिंग स्टॉक ठीक करना है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज नहीं करना, बल्कि एसपीएल को चार्ज करना है। ये ऊपर पॉइंट में लिखा हुआ है, ये जो मैंने हाईलाइट किया। अब हम क्या करेंगे, 800 केजी शॉर्ट है ही नहीं, स्टॉक ही नहीं है फिजिकली, इनवॉइस के अंदर है, लेकिन जब हमने फिजिकली देखा तो नहीं है, तो अपनी इनवॉइस में से भी माइनस कर देंगे, स्टॉक कम कर देंगे। डी की कीमत क्या है, डी की कीमत है 50 रुपए, तो स्टॉक अपना रॉ मटेरियल डी शॉर्टेज, कितने की शॉर्टेज है, 800 केजी की, और मल्टीप्लाइड बाय 50, कितनी अमाउंट आ गई 40,000, अपना स्टॉक कम कर देंगे, लेकिन रॉ मटेरियल कंज्यूम में नहीं आएगा, क्योंकि उसने खुद कहा है एनी शॉर्टेज, एनी एक्सेस, एनी एनआरवी लॉस, वो आपने एडजस्ट एसपीएल में करना है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन में लेना था, यहां पर रॉ मटेरियल को हमने कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करना था, लेकिन उसने कह दिया तो हम उसको मान रहे हैं। डन, आगे चलते हैं, रॉ मटेरियल नेक्स्ट ई के बारे में, वो कहता है कि उसके अंदर जो 200 का रॉ मटेरियल है ना, वो तो हमारा है ही नहीं, फिजिकली पता चला, उसको एडजस्ट भी नहीं करेंगे। 300 का रॉ मटेरियल हमारा है, लेकिन लिखा नहीं हुआ, इनवॉइस में नजर नहीं आ रहा, फिजिकली देखा तो पड़ा हुआ था, और बाद में पता चला ये आखिरी दिन मिला था, तो इसलिए अकाउंटेंट लिखना भूल गया, तो हम लिख देते हैं। अब ऊपर से रेट मुझे बता दें, रेट कितना आ रहा है, 300 का 40 रुपए, रॉ मटेरियल ई, 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, ये कितना आ गया 12,000, स्टॉक में ऐड कर देंगे, लेकिन वहां जाकर नहीं लिखेंगे, उसकी वजह क्या है बोला, क्योंकि उसने खुद मना किया है कि ये चीजें हमने एडजस्ट नहीं करनी, जो ऑलरेडी स्टॉक के अंदर गलती हुई है उसको ठीक करना है, मतलब जो इशुएंस में गलती हुई है वो तो ठीक करना है, लेकिन जो रॉ मटेरियल के अंदर गलती हुई है ना, मतलब कोई ज्यादा लिखा हुआ है या कम लिखा हुआ है, उसको ठीक
नहीं करना, इशुएंस में जो गलती हुई है वो करना है सही। एंड बाय रॉ मटेरियल एफ, ये थोड़ा टेक्निकल है, पूरे सवाल के अंदर कोई टेक्निकल बात है तो वो ये है, कहता है 400 यूनिट एफ के खराब हो गए और एफ की कीमत कितनी है 30 रुपए। कहता है अगर हम ठीक करवाते हैं तो 3000 लगेगा और अगर ऐसे ही बेच देते हैं तो 8000 का बिक जाएगा। ठीक करवा के बेचेंगे तो पूरी कीमत का बिक जाएगा, लेकिन अगर हम ठीक नहीं करवाते एज इट इज बेच देते हैं, एज इज वेयर इज बेसिस, जिस हालत में जहां पड़ा हुआ है वैसे ही अगर बेचते हैं तो 8000 का बिकता है। 400 की जो कीमत है ना वो 30 रुपए के हिसाब से, बल्कि यहां पर कर देता हूं मैं, 400 यूनिट की जो कीमत है वो 30 रुपए है, 12000 का। एक ऑप्शन है कि 3000 उसके ऊपर खर्चा करो तब उसको असल कीमत पे बेच दो, प्रॉफिट पे बेच दो, मतलब वो प्रॉफिट भी कमाने के लिए हमें 3000 का खर्चा करना पड़ेगा। या वो कहता है कि ऐसा करो कि 8000 का एज इट इज बेच दो। अगर 8000 का बेचते हैं तो हमें नुकसान कितना होगा, 4000 का लॉस होगा। तो आप मुझे खुद बताएं, रिपेयर करवा के बेचना बेस्ट है, 3000 का एक्स्ट्रा खर्चा कर ले, या 4000 का नुकसान बर्दाश्त कर ले। 3000 का खर्चा करेंगे तो चीज प्रॉफिट में बिकेगी, और अगर 4000 का खर्चा करेंगे तो 8000 का बेचेंगे तो लॉस 4000 का आएगा। तो दो ऑप्शन आ गई ना, तो आप मुझे बताएं कौन सी ऑप्शन बेस्ट है, ज्यादा लॉस वाली या कम लॉस वाली? कम लॉस वाली। तो इसका मतलब है हमें एक्स्ट्रा अपने स्टॉक के ऊपर 3000 खर्चा आ जाएगा, मतलब हमारी जो सेल वैल्यू है या अपना स्टॉक है उसको 3000 कम करना पड़ेगा। क्योंकि आप दोबारा पढ़ लें इसको, कहता है 400 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एफ आर डैमेज, दे कैन बी रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹3000 या सोल्ड ऑन एज वेयर इज बेसिस। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मैं इसकी दो आपको एनआरवी फाइंड करके देता हूं। सपोज दैट इसका, सपोज करते हैं 3000 का खर्चा करके, 3000 का खर्चा करके ये 12000 का एक्सपोजर बिक जाता है, तो इसकी एनआरवी 9000 आ गई। और अगर ये 8000 पे ही बिकता है एज इट इज तो इसकी एनआरवी 8000 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज्यादा एनआरवी लेनी चाहिए क्योंकि ज्यादा वैल्यू का सेल करना चाहिए। तो अब हमने अपना 3000 का नुकसान बर्दाश्त करेंगे, 4000 का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये जो एनआरवी लॉस आ गया, हमें कितना एनआरवी लॉस पड़ रहा है आपको, 3000 का। इतने से हम अपना स्टॉक कम कर देंगे। नो डाउट इसने भी कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाना था, लेकिन उसने खुद मना किया है इन तीन के ऊपर। सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ये आ गया कोरेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक और ये आ गया कोरेक्टेड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इसको कर लो प्लस माइनस, 15700 प्लस 180 माइनस 160 प्लस 210 प्लस 12 सॉरी माइनस 40 प्लस 12 माइनस 3। आपने ना अपने आप को तकलीफ देनी है, अगर सिर्फ मेरी कैलकुलेशन का इंतजार करते रहना तो आप लेक्चर बोर हो जाएगा, ठीक है। करेक्टेड बैलेंस आप साथ साथ वर्किंग किया करो, अच्छा तरीका यही होता। 4880 माइनस 180 प्लस 160 माइनस 210, ये कितना आ गया 48570। 4857। लो मेरे भाई ये आपका सवाल हल, ठीक है। अब ये देखिए कि सवाल के अंदर बहुत ज्यादा डाटा इस्तेमाल हुआ था, इतना बड़ा सवाल था, लेकिन इसका सॉल्यूशन यही है। बस में लगी। चले मेरे भाई फिर आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं इस लेक्चर के अंदर। 2023 का कंप्लीट काम करते हैं। लेक्चर की स्ट्रेंथ छोटी रखते हैं ताकि आप अगला सवाल कर लो फिर अगली वीडियो सुना करो, ठीक है। ये कल का मैंने आपको सवाल दिया था, तो निकालें जरा सवाल। ये भी अच्छा और आसान सवाल है जी मेरे भाई, असगर अली एसोसिएट्स वाला। यहाँ मैं आपको भी दिखा देता हूँ, अपने सामने सवाल भी रखा करें, ठीक है, नोट्स अपने सामने रखा करें।
लो मेरे भाई, इसमें भी सवाल के अंदर करना क्या था, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करनी है तो इसका मतलब है इसके अंदर ना लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी वाली बात होगी, वही यूनिट मत लिख देंगे, सारा कुछ लिख करते हैं जनाब। इसमें जो जो मसले हैं वो भी डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है असगर अली एसोसिएशन एसोसिएट्स कमेंस्ड बिजनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई, कमेंस मतलब इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, बिजनेस शुरू इसी साल हो रहा है और जब इसी साल शुरू होता है तो उसका ओपनिंग स्टॉक नहीं होता। इट मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द ईयर, उसने सेल किया, क्या सेल किया, एक्स उसने सेल किया 11,600 यूनिट, वाई उसने सेल किया 9,400 यूनिट्स। एक्स सेल किया 11,600 और 9,400 उसने सेल किया वाई। आगे, थ्रू आउट द मंथ ट्रिपल ए सोल्ड दीज गुड्स 25% अबव कॉस्ट। लो मेरे भाई, ये ऊपर तो यूनिट गिवन है, अगर हमें सेल वैल्यू का पता चल जाएगा तो हम इस परसेंटेज से कॉस्ट निकालेंगे, अगर कॉस्ट का पता चल जाएगा इस परसेंटेज से सेल फाइंड हो जाएगी। प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्ड 6 kg ऑफ रॉ मटेरियल ए, एक्स के ऊपर रॉ मटेरियल ए के 6 kg लगते हैं, वाई के ऊपर 5 kg एंड 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल बी एंड सी लगते हैं। एक्स एक रॉ मटेरियल से तैयार हो रहा है और वाई 2 रॉ मटेरियल दे रहा है। डाटा उसने दे दिया, ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन याद रखना काम आएगी। अब हम अपने सवाल पे जाते हैं। कहते हैं जनाब ए आपने इतना खरीदा इस साल, उसकी इतनी इनवाइस वैल्यू थी, मतलब परचेज प्राइस, इतना किराया लग गया। अब किराया जो लगा है ऑब्वियसली टोटल लगा होगा, तो हमने ए बी और सी के ऊपर एलोकेट कर दिया। किस बेस पे, या यूनिट बेस पे या इनवाइस वैल्यू पे। बेहतर है यूनिट बेस पे कर देते हैं, आई कैप ने भी यूनिट बेस पे किया। इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, ये भी टोटल बताई हुई है, इसको भी एलोकेट करना है। किस पे करना चाहिए, यूनिट पे या इनवाइस वैल्यू पे, जिस पे मर्जी कर दो, आई कैप ने इनवाइस बेस पे किया, ठीक होगी बात। उसके बाद है क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसने बता दी ये, लेकिन ये एक्स और वाई की नहीं है, ये ए बी सी की क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो कोई बता सकता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है, जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो गया वो कितना है। 1,32,000 खरीदा था, 36,000 बच गया है, ओपनिंग तो होगा ही नहीं, तो इस्तेमाल कितना हो गया। रॉ मटेरियल यूज्ड इधर ही फाइंड कर लेते हैं, रॉ मटेरियल यूज, ये आपकी वर्किंग है, पेपर में आप वर्किंग में कर लेना। 1,32,000 में से 36,000 तो बच गया, तो बताओ फिर इस्तेमाल कितना हो गया। 132 माइनस 36,000, 96,000 kg इस्तेमाल हो गया। 90,000 में से 20,000 बच गया, 70,000 इस्तेमाल हो गया। मैं ये केजी फाइंड कर रहा हूं। 50,000 में से 8,000 बच गया, 42,000 kg इस्तेमाल। पहली लाइन पढ़ के मुझे बताओ, कोई बता सकता है कि एक्स के कितने यूनिट बने और वाई के कितने यूनिट बने। एक्स के कितने यूनिट और वाई के कितने यूनिट बने, बता सकता है कोई। देखिए जरा, 6 kg लगते हैं मटेरियल ए के एक्स का एक यूनिट बनाने के, 6 kg लगते हैं एक्स का एक यूनिट बनाने के। तो बताएं जरा कितना यूनिट इस्तेमाल हो गए थे, कितने केजी, 96,000 kg इस्तेमाल हुए हैं, डिवाइडेड बाय 6, तो कितने केजी बन चुके होंगे। 96,000 डिवाइडेड बाय 6, 16,000 यूनिट बन गए एक्स के। अब जरा चेक करो वाई के कितने बने होंगे, 70,000 kg और 1 kg 5 kg एक यूनिट के लिए, तो 70,000 को डिवाइड कर दो 5 पे, 14,000।
अब कहेंगे सर वो तो सी भी लग रहा है, सी का 42,000 लगा है, 42,000 को 3 पे डिवाइड कर दो वही 14,000 आएगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि एक्स के हमने 16,000 के यूनिट बनाए हैं और वाई के कितने यूनिट बनाए हैं, 14,000। ये आपकी वर्किंग है, एक वर्किंग कंप्लीट होगी, आपको ये पता चल गया एक्स के कितने यूनिट बने और वाई के कितने यूनिट। ओके, आगे चलते हैं फिर। अच्छा, यूनिट तो हमारे पास आ गया कि कितने हमने बनाए, लेकिन हमारे पास अभी उसकी कॉस्ट नहीं आई, क्योंकि कॉस्ट तो फ्रेट इन भी ऐड करेंगे, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी ऐड करेंगे, तो वो भी इधर ही कर लेते हैं ना। 21,760 को एलोकेट करो ऑन द बेसिस ऑफ, ये इन थाउजेंड में है, ये वैल्यू इन थाउजेंड में है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। तो टोटल यूनिट्स पहले देख लो कितने हैं, 132 प्लस 90 प्लस 50, 272,000। तो एलोकेट करना तो आप तो को आता है ना, 21,760,000 डिवाइडेड बाय 272,000 मल्टीप्लाइड बाय 132,000। तो ए के पैसे आ गए, इन थाउजेंड में लिख लेते हैं 1056, और मल्टीप्लाई कर दो 90,000 से, कितना आ गया 72,100,000, और मल्टीप्लाई कर दो 50,000 से, तो कितना आ गया 4,000। ओके होगी बात, हो गया एलोकेट। अब ये इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट भी एलोकेट कर दो 3780,000 ये इसका करना है इनवॉइस वैल्यू पे, डिवाइडेड बाय 126,000 मल्टीप्लाइड बाय 52800, कितनी वैल्यू आ गई 1584। फिर मल्टीप्लाई कर दो 43,200 से 1296। पेपर में ऐसे डब्बों में नहीं लिखना, पेपर में आपने अलग से वर्किंग करनी है। फिर उसके बाद 30,000 से 900। तो मेरे भाई ये कॉस्ट आ गई आपकी, तीन कॉस्ट है, एक इनवाइस वैल्यू है, उसमें फ्रेट इन ऐड कर दिए, उसके बाकी तो यूनिट्स है ना, ये आपके पास वैल्यू आ गई जो आपने यूनिट खरीदे हैं और जो यूनिट आपने क्लोजिंग स्टॉक की है। अब ये टोटल कॉस्ट से हम पहले फाइंड करेंगे पर केजी, और पर केजी को क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाए। एक यूनिट बनाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट चाहिए, ठीक है, और हमें यह भी पता है कि कितने केजी हमें चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। कर लेते हैं मेरे भाई, आ जाए जा 52800 प्लस 1056 प्लस 1584, कितनी अमाउंट आ गई, मैं ऊपर लिखने लगा 55440, 55440, तो यही आ रही है 10, अच्छा ये 560 आ रहा है, सॉरी ये 560 है, 10,560 दोबारा ऐड करें, 52800 प्लस 10560 प्लस 151584, कितना 64,944। फिर आ जाओ 43,200 प्लस 7,200 प्लस 1296 696। फिर आ जाओ 30,000 प्लस 4,000 प्लस 900, ये कितना आ गया 34,900। गॉट इट। अब आपने करना क्या है, ये हमें आई है टोटल कॉस्ट परचेज के ऊपर। आप बता सकते हो पर केजी कॉस्ट कितनी आई है, क्योंकि हमें तो पर केजी कॉस्ट, ये कॉस्ट है 1,32,000 यूनिट्स की।
हमें पर यूनिट फाइंड कर लो या टोटल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें पर केजी के लिए, तो मुझे वैसे आप खुद 1,32,000 केजी खरीदे थे, इस्तेमाल हुए 96,000, हमें चाहिए पर केजी कॉस्ट। तो जितने की खरीदी है उसी पे डिवाइड करोगे ना, जितने यूनिट खरीदे हैं, क्योंकि जो इस्तेमाल किए हैं वो उस पर थोड़ी डिवाइड करेंगे। तो करो जरा 64,944 डिवाइडेड बाय 132, कितना आ गया? 492, 492। फिर करो 51,696 डिवाइडेड बाय 90, कितना आ गया? 574.4। फिर आप करो जरा 34900 डिवाइड बाय 50,000, कितना आंसर आ गया? 698 पर केजी। हमें तो चाहिए एक्स का 1 यूनिट, वाई के 1 यूनिट की कीमत। तो जरा गौर फरमाएं, एक्स के 1 यूनिट पे 6 केजी लगते हैं। अब हम सवाल शुरू करते हैं अपना, यहां पर आ जाओ। कॉस्ट फाइंड करने जा रहा हूं। कॉस्ट में लगता होता है पहले रॉ मटेरियल। मटेरियल कितना लग गया एक्स के लिए और वाई के लिए? एक्स के लिए मेरे पास लगा 1 केजी की कीमत आई है 492, 492 ही है ना। और 1 यूनिट बनाने के लिए 6 केजी लग जाते हैं। फिर वाई के लिए अगर मैं बात करूं, तो वाई के लिए 2 मटेरियल लगते हैं, एक 5 केजी और एक 3 केजी। जो 5 केजी लगा उसकी कीमत हमारे पास आई 574.4, और जो 3 केजी लगा उसकी कीमत निकली है 698। ये हमारे पास एक्स के 1 यूनिट की कीमत आ जाएगी और वाई के 1 यूनिट की। फिर उसको जितने मटेरियल बच गए हैं हमारे पास क्लोजिंग, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो ये करें जरा 492 मल्टीप्लाइड बाय 6, इन थाउजेंड में कर रहे हैं सवाल, नहीं आप तो इन थाउजेंड में नहीं रहा। 2952 1 यूनिट की कीमत, 5 मल्टीप्लाइड बाय 574.4, 2872, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 698, 2094। इन दोनों को प्लस कर दें, 2872 प्लस 2094, 4966। लो मेरे भाई, आपके पास मटेरियल कॉस्ट आ गई दोनों की पर यूनिट के ऊपर। आ गया है लेबर। लेबर कॉस्ट कितनी लगती है पर यूनिट के ऊपर? कहता है 5 घंटे लगे एक्स का 1 यूनिट बनाने के लिए और 3 घंटे लगे वाई का 1 यूनिट बनाने के लिए। और बताओ, और 1 घंटे की कीमत है 300 रुपए। तो बताओ 1 यूनिट बनाने के लिए एक्स के कितने पर 5 घंटे लगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 300। और वाई के ऊपर कितने घंटे लगे? 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 300, कितना आ गया जनाब? 1500 और 900। उसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड, वही मटेरियल लेबर ओवरहेड, ये सारी अभी हम वर्किंग ही कर रहे हैं। मटेरियल लेबर ओवरहेड, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगा? कहता जी 13320 अब ये नहीं उसने बताया कि फैक्ट्री ओवरहेड को एलोकेट किस पे करना है। अच्छा तरीका तो यही है कि हम टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करके अपने अपने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, काम को आसान हो। लेकिन ज्यादातर फैक्ट्री ओवरहेड किस पे बेस करता है? लेबर आवर पे। तो लेबर आवर है तो सही, चेक कर लो, मुझे बताओ लेबर आवर आपने कितने लगे होंगे? लेबर आवर कितने लगे होंगे? आपने एक्स के कितने यूनिट बनाए? 16,000।
वाई के कितने यूनिट बनाए? 14,000। एक यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे एक्स के लिए, वाई के लिए 3 घंटे, तो टोटल कितने घंटे लग गए? 80,000, 42,000। 1,22,000 घंटे आपके टोटल काम हुआ है। और ओवरहेड को इसके ऊपर एलोकेट कर दें। ओवरहेड है हमारे पास 1,33,20,000 डिवाइडेड बाय 1,22,000 मल्टीप्लाइड बाय 80,000। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो एक यूनिट का आएगा क्या? वो 16,000 यूनिट का आएगा, सॉरी पर आवर आएगा। हम अगर 13,20,1,33,20,000 को हम डिवाइड कर दे 1,22,000, हमारे पास जो आंसर आएगा पर आवर रेट आएगा। मतलब 1,33,20,000 डिवाइड बाय 1,22,000 109.18 पर आवर। अब तो माशाल्लाह आप लोग वैसी अकाउंटिंग में एक्सपर्ट हो, तो हम क्या करेंगे 5 घंटे और रेट आवर सेम होते हैं, बस रेट चेंज होता है। 109.18 3 मल्टीप्लाइड बाय 109.8। वो बात समझ लग गई ना? या वैसे एलोकेट करके टोटल बाद में भी यही आंसर आना है, क्योंकि हमें पर यूनिट चाहिए। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 109.18 था ना, 18 है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 109.18 545 546 कर लेते हैं, और 109.18 मल्टीप्लाइड बाय 328 कर लेते हैं। 328 3 लो मेरे भाई, पर यूनिट कॉस्ट आ गया। काम ये मुश्किल था। 2952 प्लस 1500 प्लस 546 कितना आ गया? 4998 और 4966 प्लस 900 प्लस 328 कितना आंसर आ गया? 6194। ठीक होगी बात? कॉस्ट आ गई। हमें कॉस्ट पर यूनिट ही चाहिए थी। ये एक्स की पर यूनिट कॉस्ट आ गई, ये वाई की पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब इसको अगर क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अगर हम इसको यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। अगर यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है क्लोजिंग स्टॉक। अब सवाल अब शुरू होने लगा है। ये सारी वर्किंग थी। देखें, जब हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करते हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? ये हमारा सॉल्यूशन शुरू होने लगा है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यूनिट्स, फिर हम लिखते हैं उसका, हमारे पास एक एक्स प्रोडक्ट है और एक वाई प्रोडक्ट। यूनिट्स, कॉस्ट, पर यूनिट है तो पर यूनिट के हिसाब से, सेल प्राइस पर यूनिट, सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट कर लो या वो टोटली कर लो, चाहे आपकी अपनी मर्जी है, एनआरवी, और ये हमारा होगा लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआर, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआर। ये फॉर्मेट होता है मेरे भाई किसी भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करने का। मतलब यूनिट लिख लो, उसकी कॉस्ट, अगर टोटल है तो टोटल लिख लो, अगर पर यूनिट है तो पर यूनिट लिख लो। ठीक है, चलिए जी इसको अब फिल करें। सबसे पहले आए, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट कितने हैं? आओ जरा, आपने यूनिट बनाए कितने एक्स के? आपने यूनिट बनाए कितने एक्स के? 16,000। ऐसा है?
इसमें से बिक कितने गए? 11,600। 16,000 बनाए थे, 11,600 बिक गए, तो बाकी रह कितने गए? 16,000 माइनस 11,600, 4,400। 16,000 बनाए थे, 11,600 बिक गए, 4,400। यहां पर 4,400। उसके बाद ये कितने बनाए थे? 14,000, बिक कितने गए? 9,400। तो 14,000 माइनस 9,400 कितना आ गया? 4,600। इसकी कॉस्ट पर यूनिट है, लेकिन आगे एक चीज और है, वो एंड पे पढ़ो जरा। कहता है सेल्स इंक्लूड, सेल के अंदर 200 यूनिट एक्स के और 400 यूनिट वाई के रिटर्न हुए, लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर नहीं है। अगर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हो तो उसको वहां से अलग करते हैं, वो सेल में शामिल है, क्लोजिंग स्टॉक में शामिल नहीं है। कहते कस्टमर ने वापस कर दिए क्योंकि वो डैमेज हो गए और अभी तक सेल में लिखे हुए हैं, तो वो भी तो क्लोजिंग स्टॉक है, तो सेल से निकाल के क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर। लेकिन क्योंकि डैमेज हुए हैं इसलिए इसको अलग करके ट्रीट करके है, वो भी क्लोजिंग स्टॉक। 200 और 400, 200 इसका, 400 इसका, ये गुड यूनिट है और ये डैमेज है, ये गुड है और ये डैमेज है। कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई? एक्स की आई 4,998, 4,998, और इसकी कॉस्ट कितनी आई? 6,194, 6,194। और वो कहता है सेल किस पे करोगे? सेल किस पे करोगे? 25%। जाओ जरा प्रॉफिट, उसने बताया हुआ सवाल के अंदर, शुरू से उसने बता दिया था कि भाई साहब ये जो सेल करते हैं ना 25% पे सेल करते हैं, ये देखें, उसको पहले हाईलाइट किया। तो इसका कॉस्ट का 1.25 ले लें, मतलब 100 पे डिवाइड करके 125 से मल्टीप्लाई कर दें, 4,998 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, तो सेल प्राइस कितनी आ गई इसकी? 6,247.5, 6,247.5, और 6,194 की कितनी आ गई? 7,742.5, 7,742.5। ओके होगी बात? अब क्या इसके कोई सेलिंग एक्सपेंस है? जो गुड यूनिट है उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया, अगर बताया होगा वो भी लिख लेंगे, जितने खर्चे हैं वो ढूंढ के आओ। और तो कहीं सेलिंग एक्सपेंस कुछ नहीं बताया हुआ, लेकिन ये बताया हुआ है कि रीवर्कड इंकरिंग पर यूनिट कॉस्ट 1500 एक्स का, 800 वाई का, 1500 एक्स का और 800 वाई का। तो यहां पर 15 इसका भी, इसका 1500, इसका 800। इसकी एनआरवी एज इट इज आ गई 6,247.5, इसकी एनआरवी कितनी आ गई? 6,247.5 माइनस 1500, 4,747.5, ये एज इट इज आ जाएगा 7,742.5, और ये किस वैल्यू के बराबर आ जाएगा? 7,742.5 माइनस 800, 6,942. लो मेरे भाई, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी 4,400 यूनिट किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4,400 यूनिट किससे मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट, क्योंकि उसकी कॉस्ट ओवर है, मल्टीप्लाई 4,998, कितनी वैल्यू आ गई? 2,199,1,200। 200 यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करोगे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, ये कॉस्ट है, ये एनआरवी है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4,747.5 पे, क्योंकि वो लोअर है। अच्छा, कैलकुलेशन में कोई इश्यू हो जाए तो बर्दाश्त कर लिया करो। 949500। अब आ जाओ, 4600 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6194 से, 6194 से, कितनी वैल्यू?
492400 और 400 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वजह उसकी क्या है कि आपके पास ये है 61 और ये है 69, तो इसकी कॉस्ट ही कम है 6194। तो कितना आंसर आ गया? 24776। लो मेरे भाई, इसको प्लस कर लेना तो ए का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, इसको प्लस कर लेना तो बी का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, और टोटल प्लस कर लेना तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। और यही हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट थी। जवाब बस ये था, बाकी सारी वर्किंग थी। क्या किया हमने? रॉ मटेरियल फाइंड किया, लेबर फाइंड की, ओवरहेड फाइंड किए, पर यूनिट कॉस्ट आ गई। उसके बाद हमने ये काम, ठीक होगी बात। तो मेरे भाई अब आपने करना क्या है कि इसके बाद मैं ये लेक्चर यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। वैसे तो इसके इस तरह के 2 सवाल और हैं, 3। क्वेश्चन नंबर जो इसी असाइनमेंट की अगर बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर आपने 4, 10 और 12 करना है। अगला लेक्चर सुनने से पहले इसको अटेम्प्ट जरूर करना। फिर ये सवाल मैं करवा रहा हूँ, अभी जनरल एंट्री स्टार्ट नहीं की, क्योंकि ये पहले जनरल एंट्री के बगैर जो सवाल है ना उनको खत्म कर लें। ये आपके कंप्लीट पास पेपर है, इसके अलावा कोई और सवाल अभी तक आए नहीं। लेकिन इस बार याद रखें जनरल एंट्री के सवाल के चांसेस, ठीक है। लेकिन ये भी करके प्रैक्टिस कर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप थोड़ा आराम कर लो और ये पहले 3 सवाल देखना और फिर इसका सोल्यूशन आप देख लें, ठीक है जनाब। अल्लाह हाफिज।